लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आज हम पढ़ेंगे। द न्यू कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रॉफिट। ये फैक्ट्री प्रॉफिट क्या होता है? फैक्ट्री प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि भाई हमारा एक क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होता है वो लोग पहले उनकी एक फैक्ट्री होती है और एक सेल्स आउटलेट होता है, ऐसे ही होता है ना। अब फैक्ट्री में सामान बनाते हैं और दो जगहों में बिक रहा होता है सामान। अक्सर जगहों पे क्या होता है, अपना खुद का रिटेल आउटलेट होता है, वहां भी सामान बिक रहा है, और होलसेलर्स को हम देते हैं, वो लोग भी बेचते हैं अपनी अपनी दुकानों पे। ठीक है, इस एग्जांपल मैं आपको दूं, गुल अहमद की फैक्ट्री है। गुल अहमद की फैक्ट्री में जो सामान बिकता है बनता है, वो क्या सिर्फ आइडियाज से बिकता है या कहीं और बाहर दूसरी शॉप से भी मिलता है? गुल अहमद का कपड़ा आपको दूसरी आम दुकानों पे ही मिलेगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर वो फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री में जितने का पड़ा है उतने का ये आइडियाज को दे दें, तो आइडियाज वालों को तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा आ जाएगा एज कम्पेयर टू दूसरे जो आउटलेट्स हैं उनसे। तो इसीलिए फैक्ट्री प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो फैक्ट्री है वो अपना प्रॉफिट पहले मार्जिन ऐड कर ले, और गुल अहमद की जो फैक्ट्री है वो आइडियाज वाले को भी उतने का ही दे प्रोडक्ट जितने का वो दूसरे लोगों को मार्केट में देता है, ताकि फिर उन दोनों का आपस में कंपटीशन हो ना यार, पता चले भाई किसकी कौन वो ज्यादा है, क्या कहते हैं किसकी सेल्स ज्यादा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन ज्यादा अच्छा सेल्स करके दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना? कि भाई दो लोग हैं घर में, ठीक है ना, एक बंदा है, एक एक अब्बा है और एक बच्चे हैं उनके। अब्बा फैक्ट्री चलाते हैं, उनके तीन बच्चों की अलग अलग रिटेल आउटलेट है। तो वो तीनों को जो है अपना प्रॉफिट पहले मार्जिन ऐड कर लेंगे, फिर उन तीनों को देंगे, ताकि उनके पास बराबर अमाउंट क्या है, अब जो जितने का बेच सकता है वो उसका टैलेंट है। समझ आ रही बात? इसी तरीके से जो है अगर मार्केट में किसी और कंपेटिटर को भी देना है तो उसको भी देंगे, लेकिन फैक्ट्री अपना प्रॉफिट ऐड कर ले। तो ये फैक्ट्री प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम पता है क्या आती है? कि फॉर एग्जाम्पल गुल अहमद वाले ने एक प्रोडक्ट बनाया 800 रुपये का, 200 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड किया, और 1000 रुपये का ये प्रोडक्ट दे दिया किसको? आइडियाज को। आइडियाज वाला अगर अपना 500 300 रुपये का प्रॉफिट ऐड करेगा और ये प्रोडक्ट बेचेगा 1500 का कस्टमर को, तो जब आइडियाज वाला कस्टमर को ये बेच देगा ना, तो मतलब सॉरी 1300 का, आइडियाज वाला जब कस्टमर को 1300 में बेच देगा ना, तो अपने 300 रुपये भी कमा लेगा और गुल अहमद के जो 200 रुपये हैं वो भी कमा लेगा। जब तक ये प्रोडक्ट अभी तक आइडियाज के गोडाउन में पड़ा हुआ है या आउटलेट में पड़ा हुआ है, अभी तक ये बिका नहीं है, सिर्फ गुल अहमद वाले ने आइडियाज को दिया, आइडियाज के पास पड़ा हुआ है, अभी तक बिका नहीं है, तो क्या गुल अहमद की अर्निंग हो गई है? नहीं हुई ना। जब तक रिटेल आउटलेट ने वो चीज कस्टमर को नहीं बेच दी, तो अर्निंग तो हुई ही नहीं। ये तो आपस में एक दूसरे को बेच के ही खुश हो रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है कि भाई मैंने फैक्ट्री में बनाया सामान, अपनी रिटेल आउटलेट को महंगा बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ये तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं हो गया? प्रूडेंस भाई हमारे क्या बोलते हैं, जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए सेल्स की तब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इट इज रियलाइज्ड। तो ये तो कंफर्म हुआ ही नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट कहाँ कंफर्म हुआ है? अभी तो हमने आपस में ही एक दूसरे को बेचा है। तो इसीलिए यहाँ पर फैक्ट्री प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट आता है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट क्या मतलब है इसका? अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज का मतलब ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, मींस अनकंफर्म्ड। अनरियलाइज मतलब जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है प्रॉफिट, अभी तो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है लेकिन अभी तक कस्टमर को शिफ्ट ही नहीं हुआ। जब कस्टमर को ट्रांसफर हो जाएगा ना प्रोडक्ट, तब जाके ये वाला प्रॉफिट भी अर्न हो जाएगा, ये अर्न हो जाएगा। सही है, बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या करेंगे, साल के आखिर में जब हमने ये देखा भाई 800 रुपये का प्रोडक्ट है और 200 रुपये का प्रॉफिट, यानी कितना परसेंट हो गया? आएगा भी 25% का, तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट शामिल है। तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री देखेंगे, मिसाल के तौर पे ये 1000 रुपीज का एक प्रोडक्ट है। अब आइडियाज के पास साल के आखिर में आप देखा भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, 1 लाख की, 100,000 की। तो इस 100,000 में से इसका मतलब है 800 रुपये के ऊपर 200 रुपये प्रॉफिट था, 100,000 में से इसका मतलब है कि 20,000 क्या हुआ? 20 क्या होगा? अनरियल प्रॉफिट। इसको यूआरपी कहते हैं, यूआरपी, यूआरपी मींस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये जो है ना 20,000 का इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज ये देखनी होती है कि परसेंटेज क्या लगाएं, 25% काउंटिंग करेंगे, 20%?
अब उसमें मार्कअप और मार्जिन वाली बात आ जाती है। अगर मैं ये 200 को 800 के हिसाब से देखूं तो कितना बनेगा? 25%। लेकिन इसी 200 को अगर 1000 के हिसाब से देखूं तो कितना बनेगा? 20%। तो ये डिपेंड करता है कि मार्कअप है या मार्जिन है। अगर जैसे 25% ऑन कॉस्ट है, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे लगाएंगे तो मार्जिन मार्कअप होगा। और अगर ये सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज, और सेलिंग प्राइस पे लगाएंगे तो अगर मार्कअप में कैलकुलेट करूंगा, इसका मार्कअप क्या आएगा? 200/800 इंटू 100, यानी कि 25%। और अगर मैं मार्जिन निकालूंगा तो कितना होगा? 200/1000, तो ये हो गया 20%। तो ये क्वेश्चन में आपको बताया होगा मार्कअप दिया हुआ है, मार्जिन। अब आप ये देख लो कि भाई कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर मतलब ये सेलिंग प्राइस पे है, मतलब अगर इसको ट्रांसफर प्राइस भी कहते हैं, सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, इसको ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। ट्रांसफर प्राइस, जितने में एक फैक्ट्री से रिटेल आउटलेट को ट्रांसफर हुआ है इतने में, तो ये ट्रांसफर प्राइस पर अगर होगा तो ट्रांसफर प्राइस पर क्या लगता है? मार्जिन। ठीक है, फिर आप 20% लगाओगे, यानी 1000 का 20%, तो आपके पास आ जाएगा 20,000। 20,000 का आ गया अनरियलाइज प्रॉफिट। आप लोगों को मेरी बात कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बाकी वर्किंग तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा दादा, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट अराइज कैसे हुआ है? नंबर वन, फैक्ट्री प्रॉफिट की वजह से। फैक्ट्री वाले अपना प्रॉफिट लगा के रिटेल आउटलेट को आगे प्रोडक्ट ट्रांसफर करेंगे। रिटेल आउटलेट जब तक बेचता नहीं है, तब तक रिटेल आउटलेट के पास अगर वो प्रोडक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री में बच गया, ठीक है, तो फिर उस प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर जितना हिस्सा प्रॉफिट का है, वो प्रॉफिट कौन सा है? अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए एक टी अकाउंट बनता है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का। ठीक है, एक टी अकाउंट बनता है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का। ये टी अकाउंट किस तरीके से बनता है? बिल्कुल वैसे ही काम करता है। PURP, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसका बिल्कुल टी अकाउंट का फॉर्मेट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरह। बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है क्रेडिट साइड पर, बैलेंस कैरीड डाउन आता है डेबिट साइड पर, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, अगर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो नुकसान है हमारा, एक तरह से लॉस है ये। और प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा क्या है? अदर इनकम है। ये दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है। ठीक है, इंक्रीज बिल्कुल सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला रूल है। इसकी मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन देता हूँ आपको ना, इससे आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर मैं कहता हूँ आपको कि भाई एग्जाम्पल क्वेश्चन इसका दे रहा हूँ, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की वैल्यू है आपकी अगर 100,000। ठीक है, ये कब की वैल्यू है? 31 दिसंबर की 2024। और 1 जनवरी फिनिश गुड्स की वैल्यू है, ये है 70,000। और फैक्ट्री प्रॉफिट जो है, फैक्ट्री प्रॉफिट है 30%। और ब्रैकेट में लिखा होगा मार्कअप है या मार्जिन, और मार्जिन। और ये फिनिश गुड्स भी किसके ऊपर है? ट्रांसफर प्राइस के ऊपर। ये वाली फिनिश गुड्स भी किसके ऊपर है? ट्रांसफर प्राइस के ऊपर। अब क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का टी अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट, PURP शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने। किस तरह बनेगा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये देखो, ये 70,000 है, ये क्या है? दिस इज द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में कितना हिस्सा प्रॉफ उसका शामिल है फैक्ट्री प्रॉफिट का, वो निकाल लो। कितना होगा? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 30%। 30% क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि ट्रांसफर प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस पे हमेशा क्या अप्लाई होता है? मार्जिन। अगर ये ट्रांसफर प्राइस हो और यहाँ मार्कअप दिया हुआ तो क्या करना पड़ेगा? मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर ये ट्रांसफर प्राइस ना हो, अगर ये कॉस्ट प्राइस हो और यहाँ मार्जिन दिया हो, कॉस्ट प्राइस हो नीचे मार्जिन दिया हुआ, तो ये मार्जिन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फिर भी मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैच करना पड़ेगा। देखो, अगर ट्रांसफर प्राइस है, अगर ट्रांसफर प्राइस है तो फिर आपको क्या करना है? इसके साथ मार्जिन होना चाहिए। ट्रांसफर प्राइस है अगर, तो मार्जिन चाहिए मुझे।
अगर कॉस्ट है तो मुझे क्या चाहिए? ठीक है, ये रूल याद रख लेना। अगर क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ, मार्जिन दिया हुआ, तब तो हमारी जिंदगी आसान है, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें। या फिर क्वेश्चन में कॉस्ट दी हुई हो, मार्कअप दिया हो, तब भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन ट्रांसफर प्राइस के साथ अगर मार्कअप हो, तो इस मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर कॉस्ट के साथ मार्जिन हो, तो इस मार्जिन को भी मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये मैच हो जाए चीज। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो अब देखें जरा, इसको करेंगे हम। ये क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये क्या? अच्छा सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। कितने का? 100,000 का 30%, कितना बन जाएगा ये? 30,000। और ये क्या हो जाएगा? 21,000। अब पी यू आर बी का टी अकाउंट बना लो। बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 21,000 है, और बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? ये हो जाएगा 30,000, और जो डिफरेंस है, थर्ड, तो 9,000 आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। और इंक्रीज हो रहा है ना, यानी कि ये एक्सपेंस में जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस में जाएगा, डिक्रीज होगा तो अदर इनकम में। बस दिस इज। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन एग्जांपल क्वेश्चन है। भाई 1 जनवरी की जो इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है? मैं 100,000, ठीक है। और ये किसके ऊपर है? ट्रांसफर के ऊपर। और 31 दिसंबर की जो इन्वेंट्री है वो कितनी है? 360,000। ये किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। मार्जिन इज 20%। और प्रिपेयर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट। अब ये मैंने मार्कअप टू मार्जिन की कन्वर्जन भी बता दी है। भाई क्या मार्कअप मार्जिन कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी कहीं? यस पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वाला आपके पास ट्रांसफर प्राइस है, और ये वाला आपके पास क्या है? कॉस्ट प्राइस पर है। देखो मसला ये है, यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन कैन ओनली बी अप्लाइड एट ट्रांसफर प्राइस। मार्जिन कॉस्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो इस मार्जिन को पहले मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे ऊपर वाले के ऊपर तो ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री में तो हो जाएगा 400,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 80,000 आ गया आपके पास। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया पी यू आर पी का। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ये 360,000 है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले तो मार्कअप टू मार्जिन कन्वर्ट। अच्छा, ये अलग से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, साथ साथ भी कर सकते हैं। 360,000 है, मल्टीप्लाई बाय। अब क्या है? मार्जिन टू मार्कअप। मार्जिन टू मार्कअप में क्या होता है? मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन। मार्जिन हमारा 20 है, अपॉन 100 माइनस मार्जिन कितना हो जाएगा? मतलब 100 माइनस 20 कितना होता है? 80। बस ये कर लो। मल्टीप्लाई बाय 100 करो या ना करो, बात एक ही। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा। वैसे भी मुझे तो आंसर ही निकालना है, वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं अलग से कर रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा मैं, तो इससे मेरे पास आ जाएगा कि 25% आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। तो बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 90,000 आ गया। ये बैलेंस सी डी हो गया मेरा। अब मैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का टी अकाउंट बना लूंगा। ठीक है, पी यू आर पी। इसमें आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 का है। फिर बैलेंस कैरीड डाउन 90,000, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज 10,000। ये 10,000 चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट के। ठीक है, 10,000 चला जाएगा इनकम। दिस इज द फाइनल आंसर, प्रोविजन फॉर। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन एडी लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, भाई इसके अंदर क्या करना है? हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद इसके अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट भी करनी है। ठीक है। तो मैं नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा पहले, तो कोई भी चेंज नहीं है। वंस पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फैक्ट्री प्रॉफिट वाला काम जो है, एक्स्ट्रा काम जो है वो आएगा। स्टार्ट करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल से। बताओ रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है भाई? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल।
क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री है ये 12,500। देन फिर आ जाएगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? 132700। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 13,400। ठीक है, और कुछ है? कैरेज इनवर्ट्स है, परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है ना? बस टोटल कर लें। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 131800। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? ऐड करेंगे हम डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, जो भी जिस नाम से भी हो, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं, कुछ प्रीपेड या एक्रूड वगैरह तो नहीं है? जरा ये भी देख लो। रेंट है ना? वेजेस में तो नहीं है ना? 168000। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? डायरेक्ट वेजेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बारे में लिखा हुआ है? कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बारे में? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इनडायरेक्ट कंसिडर करेंगे। डायरेक्ट ओवरहेड भी कोई नहीं है, बस इनको ऐड कर लो। ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है? अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर पहली चीज तो आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद आएगा रेंट एंड रेट्स। लेकिन रेंट एंड रेट्स में पहले कुछ प्रीपेड भी है ना यार? 4000 का प्रीपेड भी है रेंट एंड रेट्स में से। रेंट एंड रेट्स में से पहले प्रीपेड एडजस्ट करोगे 68,000, और फिर उसके बाद करेंगे +4,000। सॉरी, माइनस प्रीपेड है ना? और मल्टीप्लाई बाय क्या अपोर्शनमेंट है? 3:2 है, तो 3/5 हो जाएगा। फैक्ट्री का पोर्शन 3 है ना, तो 3:2 में 3/5 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? ठीक है। और कोई खर्चा है ऐसा? डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या आएगा? 25% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 3,20,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 184,000 का। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना है आपको। तो 320 माइनस 184 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 25%। क्या रहा आंसर? 30 नहीं। अच्छा भाई, इनको ऐड कर लो टोटल। 435,700 आ गया टोटल्स का। अब ऐड कर देंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस 9,000। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस 9,700।
क्या आएगा आंसर फाइनल? ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री प्रॉफिट। दो प्रोडक्ट्स है ना, वॉचेस भी हैं क्लॉक्स भी हैं। हमें सिर्फ वॉचेस के लिए करना है। क्लॉक्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तैयार खरीद के आगे बेच रहे हैं। देखो, वॉचेस आर मैन्युफैक्चर्ड और क्लॉक्स आर बॉट फ्रॉम लोकल सप्लायर। ठीक है, अब ऐड करेंगे हम इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट। ऐड करेंगे हम फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है इसका? कितने का? 20% है। मार्कअप है तो बस कॉस्ट पे लग जाएगा। क्या आएगा 20% इसका? 87,000। ऐड कर दो। 525200। ये आ गई आपकी ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये काम करना है तो ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। जो है ना इसके साथ। अच्छा, अब इसकी इनकम स्टेटमेंट जो बनेगी ना, इनकम स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक बनेगी, लेकिन उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे, वो बता रहा हूँ। पहले ग्रॉस प्रॉफिट तक आप लोग बनाएं, आगे बताऊंगा क्या करना है। एक्स्ट्रा काम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, ज्यादा नहीं है। अगर इसकी इनकम स्टेटमेंट अभी हम बनाते हैं। ठीक है, नाम क्या है कंपनी का? एडी लिमिटेड। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। अच्छा, सेल्स दोनों प्रोडक्ट्स की आएंगी। अब मर्जी है, साथ लिख लो अलग अलग लिख लो, वैसे इन्होंने अलग अलग लिखी हुई है तो हम भी अलग अलग लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या नाम है प्रोडक्ट्स के? वॉचेज हैं और क्लॉक्स हैं। दो प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग लिख लो, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में टोटल कर लो। ठीक है, करें जरा टोटल क्या आएगा? 90। फिर इसके बाद आएगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। मुझे वैल्यू बता दें आप लोग यार। अब ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की आती है इसमें, ठीक है। दोनों आएंगी। अब इसको तो मेरे ख्याल से मर्ज ही कर लेते हैं, वरना तो लंबी लाइनें बढ़ जाएंगी, वो वैसे तो कोई मसला नहीं है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ क्या है? अच्छा, 40,000 प्लस 28,400। ठीक है, फिर उसके बाद परचेजेस। नहीं, पहले ये आएगा ना, परचेजेस ऑफ क्लॉक्स। फिर आएगी ट्रांसफर प्राइस। क्या है? 522200। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दोनों की मर्ज कर दो।
क्या अलग अलग बताओ। 50, ठीक है, प्लस 29600। ठीक है, टोटल करें जरा। यस। ठीक है, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करना होता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप करोगे, ऐड करोगे फैक्ट्री प्रॉफिट। तो पीछे फैक्ट्री प्रॉफिट था ना, पूरा का पूरा फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड कर दोगे। ठीक है, 87,000 फैक्ट्री प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया। और अब आप देखोगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट क्या हो रहा है। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैंने क्या बताया था, अगर अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो कहाँ आएगा? एक्सपेंसेस में। और कम हो रहा होगा तो अदर इनकम में, तो ये अदर इनकम है। कम हो रहा होगा तो यहाँ ऐड होगा। अच्छा, बढ़ रहा होगा तो दो ऑप्शन है, या तो एक्सपेंसेस में लिख लो या यहीं पर लिख लो, लेकिन माइनस में लिख दो फिर। ठीक है ना, ज्यादातर मार्किंग स्कीम में यहीं पर लिखा हुआ होता है। वैसे वो भी कर सकते हो, बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस में लिखो, और कम हो रहा है तो यहाँ अदर इनकम में। लेकिन बढ़ रहा हो ना जब भी, अदर इनकम में माइनस में भी लिख सकते हैं। पहले देख लेते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट का हो क्या है ना। जरा देखते हैं। फिनिश गुड्स आपका क्या था? ट्रांसफर प्राइस 54,000 के हैं। और यहाँ पर आपके फिनिश गुड्स जो हैं, कहाँ गए ये? लेकिन ये फिनिश गुड किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। तब आपको ये देखना है जरा वर्किंग में, राइट? थोड़ा सा डेटा बना लूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है भाई? 40,000 का है, लेकिन ये कॉस्ट के ऊपर है। बैलेंस कैरी डाउन कितने का है? 54,000 का, लेकिन ये ट्रांसफर प्राइस पर है। और दिया हुआ क्या मार्कअप दिया हुआ है? 20% का मार्कअप है ना। तो इस पे तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। अच्छा, इसके अंदर मसला ये है कि आपको चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा? 54,000 है, मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन। अब ये क्या जा रहे हैं? मार्कअप से मार्जिन पे जा रहे हैं। मार्कअप से मार्जिन में क्या होता है? 20/100 प्लस होगा 20/120। करो आंसर। जब मार्कअप से मार्जिन पे जाते हैं तो 20/120 हो जाएगा ये। ठीक है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया, यानी कि 1000 का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इंक्रीज। 9,000 माइनस 8,000, 1,000 का इंक्रीज। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, 1,000 का इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप इसको माइनस कर दोगे यहाँ पर। लेस इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बस दैट्स इट। अब ये हो गया कंप्लीट हमारा सारा। वेट वेट वेट। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 86,000, 86,000। 286, अच्छा ये भी है, सॉरी। हाँ ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा ये 6628 है। अच्छा, 8 मिस कर दिया। 286,600, ओके। ये आपका आ गया आंसर। इसको कुछ भी लेबल नहीं करना, बस यही है। अच्छा, इसके बाद आगे अब एक्सपेंसेस भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने यहीं तक करना है, ग्रॉस प्रॉफिट तक करना है। लेकिन साथ में लिखा होता है अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट शो करनी है। तो बस ये आंसर हो गया हमारा, बस आज का।